दिया जैसी बहू पाकर मीना बहुत खुश थी। आखिर होती भी क्यों ना, उसे ठीक वैसी ही बहू जो मिली थी जैसे उसने चाही थी। ऐसे ही एक दिन दिया अपनी सास के लिए खाना लेकर आती है। माँ जी जल्दी से खाने की टेबल पर आ जाइए, आपका लंच तैयार हो चुका है। अरे बहू, तू मेरा कितना ख्याल रखती है। इतना सब कुछ तू कैसे कर लेती है? खाने की खुशबू से तो लग रहा है कि तूने कुछ आज स्पेशल बनाया है। हाँ माँ जी, स्पेशल तो बना है, आप बस आकर अब लंच कर लीजिए। अब मीना लंच करने के लिए बैठती है कि तभी उनके घर की डोरबेल बजती है। दिया जैसे ही दरवाजा खोलती है वो देखती है कि उसकी एक पड़ोसन हाथ में सब्जी लेकर आई है। अरे आंटी जी, आप यहाँ, और ये सब्जी किससे लेकर आई है? मुझे तो तेरी सास ने ही खाने पर बुलाया था। अब पहली बार तेरे घर खाने के लिए आ रही हूँ तो खाली हाथ थोड़ी आ सकती थी, इसीलिए सोचा कि क्यों ना मैं अपने हाथों की बनी रात की सब्जी तेरे लिए ले आऊँ। अब तेरी सास तो लहसुन प्याज खाती नहीं, तो सोचा तेरे लिए ही लेकर आ जाऊँ। इसलिए तो बहन तुम्हें यहाँ बुलाया है। एक बार मेरी बहू के हाथ का खाना खाकर तो देखो, लहसुन प्याज भूल जाओगी। और वैसे भी हिंदुओं को सादा खाना ही खाना चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं बहन, पर क्या करें, हम तो शुरू से ही लहसुन प्याज खाते आए हैं ना। पर अब तुम इतना जिद कर रहे हो तो एक बार मैं भी खाकर देख लेती हूँ तुम्हारी बहू के हाथ का खाना। अब मीना अपनी पड़ोसन के साथ खाना खाती है। घर पर आई पड़ोसन को भी दिया के हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है और वो दिया से कहती है, बहू तू तो सच में बहुत अच्छा खाना बनाती है, तेरे हाथ में तो जादू है। मीना बहन, तुम बिल्कुल सही कहती थी, तुम्हारी बहू बहुत अच्छा खाना बनाती है, मुझसे भी अच्छा। मुझे भी सिखा दो बिना लहसुन प्याज का खाना, देखो कितना अच्छा खाना बना है। हाँ हाँ आंटी जी, क्यों नहीं। वैसे आपने भी राजमा की सब्जी बहुत अच्छी बनाई है, और बहुत दिनों बाद मैंने लहसुन प्याज की सब्जी खाई। जब से शादी हुई तब से तो मैं लहसुन प्याज खाना ही भूल गई थी। बहू, मैं जानती हूँ ऐसा खाना खाने के लिए तेरा मन मचल रहा होगा, इसीलिए मैं तेरे लिए राजमा की सब्जी मंगवा लाई। सब खाना खाते हुए आपस में बात कर रहे थे कि तभी दिया का फोन आता है और वो अपनी बचपन की दोस्त नूर से बात करने लगती है। हेलो, कौन? भूल गई मुझे? मैं तेरी बचपन की दोस्त नूर बोल रही हूँ। नूर, ये तू है? आखिर तुझे इतने दिनों बाद मेरी याद कैसे आई, और तुझे मेरा नंबर कहाँ से मिला? बता, तेरी शादी हो गई है क्या? अरे एक साथ इतने सारे सवाल। हाँ, मेरी शादी हो गई और तेरा नंबर मुझे तेरी मम्मी ने दिया है। और खुशी की बात तो ये है कि मेरी शादी भी तेरे शहर में हुई है। अब हम दोनों बचपन की दोस्त एक ही शहर में हैं, वो भी एक ही मोहल्ले में। क्या तू सच बोल रही है? अगर ऐसी बात है तो जल्दी से अपना घर बता, मैं अभी तुझसे मिलने आ रही हूँ। अब जैसे ही दिया को पता चलता है कि उसकी बचपन की दोस्त नूर उसी के मोहल्ले में है तो दिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो खुशी से पागल हो जाती है। ये देखकर मीना अपनी बहू से कहती है, अरे दिया बहू, क्या हो गया तुझे? तू इस तरह से क्यों चिल्लाई? ऐसा कौन सा खजाना लग गया तेरे हाथ? अब दिया अपनी सहेली का फोन काटकर अपनी सास को नूर के बारे में बताती है। माँ जी, मैं अपनी बचपन की सहेली से बात कर रही थी। आपको पता है आज कितने सालों बाद हम दोनों की बात हुई है, और खुशी की बात तो ये है कि मेरी सहेली भी इसी मोहल्ले में है। मैं उसे मिलने उसके घर जा सकती हूँ। अच्छा तो ये बात है। अब तू फिक्र मत कर, जब तेरा दिल करे तब तू अपनी दोस्त से मिलने के लिए चली जाना। अब मीना से आज्ञा मिलने के बाद मानो जैसे दिया की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और दिया तैयार होकर नूर के घर जाती है। कितने दिनों बाद देख रही हूँ तुझे। जब से तेरी शादी हुई तू तो मुझे भूल ही गई थी। वैसे कैसी है तू? तेरे ससुराल में सब ठीक तो चल रहा है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मेरे ससुराल में भी सब बहुत अच्छे। मेरी सास तो मुझे माँ से भी बढ़कर प्यार करती है, इसीलिए तो उन्होंने मुझसे बिना सवाल पूछे मुझे तेरे घर आने दिया। अच्छा, तेरे घर में कौन कौन है? कोई नजर नहीं आ रहा। मेरे घर में मैं, मेरे पति अकेले रहते हैं। इनकी सरकारी नौकरी है ना, तो सरकार की तरफ से इनका जहाँ भी ट्रांसफर होता है ये मुझे अपने साथ ले जाते हैं। अच्छा, बातें बाद में करते रहेंगे, तू बैठकर कुछ खा ले। मैंने तेरे लिए नॉनवेज बनाया है, बिल्कुल वैसा ही जैसे तुझे पसंद है। क्या नॉनवेज? नूर यार, मैं तुझे क्या बताऊं, तुझे पता है जब से मेरी शादी हुई है तब से मैंने लहसुन प्याज भी खाना छोड़ दिए, और आज इतने दिनों बाद तेरे हाथ का नॉनवेज खाऊंगी। वाओ मुझे ना बहुत खुशी हो रही है। अब तू जल्दी से खाना लगा दे बस। अब नूर और दिया एक साथ खाना खाते हैं और थोड़ा सा खाना नूर दिया के लिए पैक कर देती है और उसे देते हुए कहती है, यार दिया, तू तो बता रही थी कि जब से तेरी शादी हुई है तब से तूने लहसुन प्याज भी नहीं खाया, और तू अपने साथ नॉनवेज लेकर घर जा रही है। तेरी सास कुछ बोलेगी नहीं क्या? अरे नूर, तो इसकी टेंशन क्यों लेती है? मेरी सास बहुत अच्छी है, वो खाने पीने के मामले में मुझे बिल्कुल भी मना नहीं करती,
उल्टा वो तो खुद मोहल्ले की पड़ोसन से मेरे लिए लहसुन प्याज वाली सब्जी बनवा कर मांग लेती है। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे बहुत लेट हो रहा है। अब दिया अपने साथ नॉनवेज लेकर घर आती है और उसे बड़े चाव से खाती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन नूर दिया की मनपसंद बिरयानी बनाकर लेकर आती है। नूर को देखकर पहले तो मीना बहुत खुश होती है और उससे बातें करती है, पर जब उसे पता चलता है कि नूर खाने में बिरयानी लेकर आई है तो मीना का पारा गर्म हो जाता है। ए लड़की, तू मेरी बहू की दोस्त थी, इसीलिए मैंने तुझे यहाँ आने दिया और अपनी बहू को तेरे साथ जाने दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू मुसलमान होके हिंदू के घर में मांस मच्छी के मीट लेकर आए। पर मेरे घर का खाना तो अक्सर आपके घर में आता है और मेरे हाथ का बना खाना दिया को बहुत पसंद है। कल मैं यहाँ से चली जाऊंगी, इसलिए आखिरी बार मैं अपने दोस्त के लिए ही बिरयानी बनाकर लाई थी। क्या इतने दिनों से मेरे घर में एक मुसलमान के घर से खाना आ रहा था और मुझे पता भी नहीं है? दिव्या बहू, ये सब क्या हो रहा है? तुझे पता नहीं है क्या कि हम शुद्ध शाकाहारी हैं? माँ जी आप नूर को कुछ मत बोलिए, उस बेचारी को कुछ नहीं पता। उसने तो मुझे मना किया था, पर मुझे ही लगा था कि आपको मुसलमान के घर खाने से कोई एतराज नहीं होगा। अगर मुझे पता होता कि आप इतना ज्यादा भेदभाव करती हैं, तो मैं कभी भी नूर के घर खाना अपने घर में नहीं लाती। बहू, तू कहना क्या चाहती है? नहीं माँ जी, मैं नहीं जानती थी कि आप मुसलमानों से इतनी नफरत करती हैं। नूर मेरी बचपन की दोस्त है और वैसे भी ये खाना आपके लिए नहीं मेरे लिए लेकर आई है और खाना बहुत प्यार से बनाया है। और ये बिरयानी पूरी तरह से वेजिटेरियन है। मैं नॉनवेज खाती थी, वो भी छोड़ दिया है। और मेरी दोस्त ये बात बहुत अच्छे से जानती है कि आप नॉनवेज नहीं खाती हो, इसलिए वो वेज बिरयानी लेकर आई है। पर उसे क्या पता था कि आप उसके साथ इस तरह का बर्ताव करेंगी। नूर, मुझे माफ कर दे। अपनी सास की गलती की माफी दिया अपनी दोस्त से मांगती है। अब नूर भी अपना खाना लेकर वापस चली जाती है। नूर के जाने के बाद दिया अब बहुत उदास रहने लगी थी। अपनी बहू को ऐसे उदास देखकर मीना को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी बहू से माफी मांगते हुए कहती है, बहू मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से तूने ये सब कुछ सहा और कहीं ना कहीं तूने अपने परिवार के लिए जो कुछ भी तुझे पसंद था वो सब कुछ तूने छोड़ दिया। और सच बताऊं तो मुझे उस दिन गुस्सा आ गया जब मैंने बिरयानी का नाम सुना। मैं वादा करती हूँ कि मैं अब कभी भी तेरे खाने पीने पे कोई भी रोक टोक नहीं लगाऊंगी। तुझे नॉन वेज वेज जो भी खाना है तू आराम से खा सकती है। अपनी सास की ये बात सुनकर दिया सारी पुरानी बातों को भूल जाती है और दोनों सास बहू एक बार फिर पहले की तरह रहने लगते हैं। किशन एक किसान था और वो काफी गरीब था, पर फिर भी उसने कई सारी जमीनें किराए पर ली हुई थी और उन्हीं पर वो खेती किया करता था और फसल भी काफी अच्छी हो रही थी, जिस वजह से किशन की पत्नी राधा को भी उसकी मदद करवानी पड़ती है। ऐसे ही एक दिन, राधा, मुझे खेत पर जाने के लिए लेट हो रहा है। आज खेत में मुझे धान लगाना है। तुम दोपहर को मेरा खाना बनाकर खेत में ही ले आना। बस किशन जी, बहुत हुआ। अब मेरी बस की नहीं है खेत पर जाकर काम करना, ऑफिस से घर पर आकर काम करना, अंदर बाहर आगे पीछे हर समय मैं थक चुकी हूँ काम कर करके। अगर इतनी ही भूख लगे तो खुद आ जाना दोपहर में खाना खाने के लिए। हाँ। अरे नाराज क्यों होती हो? मैं खुद आ जाऊंगा दोपहर में खाना खाने। अब तो ठीक है। इस तरह से किशन खेत में काम करने के लिए चला जाता है और राधा घर का सारा काम ऐसे ही छोड़कर सो जाती है। दोपहर को जब किशन घर आता है तो वो देखता है कि राधा आराम से सो रही है और उसने कोई काम नहीं किया। अरे राधा, तुमने अब तक घर का काम नहीं किया और ना ही खाना बनाया है। सुबह से दोपहर हो गई, मैं सुबह भी खाकर नहीं गया था। मुझे बहुत भूख लगी है, अब जल्दी से खाना बना दो। देखिए किशन जी, मेरी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं है और वैसे भी मैं आपसे ज्यादा काम करती हूँ, इसीलिए एक दिन आप खुद खाना बना लो और मुझे आराम करने दो। और हाँ, मेरे लिए भी खाना बना देना। इस तरह से राधा सो जाती है। अब ये सिलसिला इसी तरह से जारी हो जाता है और अब किशन को ये घर का और बाहर का काम संभालना पड़ता है। समय के साथ राधा के अंदर आलस भी बढ़ने लगता है। ऐसे ही एक दिन, राधा, तुम बहुत आलसी हो चुकी हो। मैं अकेला इंसान इतना सब कुछ कैसे संभालूंगा? आप बोलना क्या चाहते हैं कि मैं कोई काम नहीं करती? अगर ऐसे ही है तो दूसरी बीवी ले आओ, अपने आप पता चल जाएगा कि आपको कितनी अच्छी बीवी मिली है। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं दूसरी शादी कर लूंगा और तुम देखना कि कैसे मेरी दूसरी बीवी मेरा ख्याल रखेगी। फिर मत कहना कि मेरे लिए सौतन ले आए। अरे भला मुझे क्यों परेशानी होगी मेरी सौतन आएगी तो? बल्कि मैं तो खुश होंगी सौतन के नाम पर कि मेरे घर में नौकरानी आ गई और ये सारा काम कर लेगी। मैं तो खुश हूँ।
जाओ जाओ ले आओ मेरी सौतन। राधा को जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि किशन दूसरी शादी करने वाला है। बहुत जल्द किशन दूसरी शादी कर लेता है, ये सोचकर कि उसकी दूसरी बीवी उसका बहुत ख्याल रखेगी। और कुछ दिनों तक ऐसा होता ही है। पर जब किसकी दूसरी बीवी अंकिता अभी घर का काम करके थक जाती है तो राधा को देखकर वो भी आलसी बनने लगती है। और उसका आलस देख एक दिन किशन अंकिता से बोलता है, अगर मुझे पता होता कि मेरी दूसरी बीवी भी पहली बीवी की तरह बनेगी तो मैं दूसरी शादी कभी नहीं करता। मैंने सोचा था कि शायद तुम मेरा ख्याल रखोगी, पर आज मैं समझ चुका हूँ कि बीवियां अपने पति का ख्याल नहीं रखती बल्कि उनका दिमाग खाती हैं। इस तरह से किशन बिना कुछ खाए वहाँ से चला जाता है। अंकिता को किशन की ये बात बहुत बुरी लगती है और वो घर में बैठकर रोने लगती है। वहीं दूसरी ओर राधा आराम से सो रही होती है और रोती हुई अंकिता घर का सारा काम करती है। अंकिता काफी थक चुकी होती है। अब उसे खाना लेकर खेत भी जाना था पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। पर फिर भी जैसे तैसे अंकिता हिम्मत करती है और जैसे ही घर से बाहर निकलती है कि तभी वहाँ एक बुढ़िया आ जाती है। अरे बेटा, मुझ भूखी को कुछ खाने को दे दो, मैं 2 दिनों से भूखी हूँ। माँ जी, मैं आपको खाना दे देती, लेकिन ये खाना लेकर मुझे सबसे पहले अपने पति के पास जाना है। और वैसे भी मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, मैं दोबारा घर के अंदर जाकर आपके लिए खाना नहीं निकाल सकती। बेटा, लगता है तुम घर के और खेत के काम से काफी परेशान हो चुकी हो। अगर तुम्हारे हाथ लंबे हो जाए तो कैसा रहेगा? अगर मेरे दोनों हाथ लंबे हो जाए तो मैं एक जगह बैठे बैठे ही घर का सारा काम कर लूंगी, किशन जी की मदद भी कर लूंगी। लेकिन अब ये हाथ लंबे थोड़ी ना हो सकते हैं। बेटा, तुम मुझ बुढ़िया का पेट भर दो, फिर देखना इस बुढ़िया के आशीर्वाद का कमाल। अब अंकिता अपना आलस छोड़कर उस बुढ़िया को खाना खिलाती है और बदले में वो बुढ़िया अंकिता को लंबे हाथों का आशीर्वाद देकर वहाँ से चली जाती है। अपने लंबे हाथ देखकर अंकिता बहुत खुश होती है और घर में जाकर अपनी सौतन राधा को दिखाती है। देख रही हो ना दीदी, मेरे लंबे हाथ, देखना अब कभी भी किशन जी मुझसे नाराज नहीं होंगे और मैं एक जगह बैठे बैठे ही घर का सारा काम चुटकियों में कर लूंगी इन लंबे हाथों की मदद से। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तो मैं बस पूरे दिन बिस्तर पर पड़ी रहूंगी और काम खत्म करने के बाद तुम मेरा सर भी दबा देना। हाँ हाँ दीदी, अब तो मैं घर के सारे काम कर दिया करूंगी, आखिर मेरे हाथ लंबे जो हो चुके हैं। इस तरह से अंकिता अपने लंबे हाथों की मदद से घर का सारा काम कर लेती है और खुशी में अंकिता भूल जाती है कि वो किशन के लिए खाना नहीं लेकर गई। रात को जब किशन घर आता है तो वो चिल्लाने लगता है और जैसे ही अंकिता के लंबे हाथ देखता है उसकी बोलती बंद हो जाती है। क्या हुआ किशन जी, मेरी सौतन के लंबे हाथ देखकर आप डर गए क्या? अरे ये उस बुढ़िया के आशीर्वाद का कमाल है। अब देखो कैसे मेरी सौतन लंबे हाथों की मदद से सारे काम कर दिया करेगी। अब मुझे और मेरी सौतन को आपकी रोज की चिकचिकबाजी से छुट्टी मिलेगी। हाँ, अब होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। अब अंकिता अपने लंबे हाथों की मदद से घर के सारे काम करती है और बहुत जल्द अंकिता को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। राधा, देखो तुमने बहुत आराम कर लिया है, पर अब तुम्हारा फर्ज है कि तुम अपने लंबे हाथ वाली सौतन की मदद करो। अब वो माँ बनने वाली है, अब उसे आराम की जरूरत है। कुछ दिन तुम काम कर लेना। अरे किशन जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तो अपनी जगह बैठे बैठे ही घर का सारा काम कर लेती हूँ, इसीलिए आप दीदी को परेशान मत करो। दीदी और आप हमेशा की तरह आराम करो। इस तरह से हमेशा की तरह अंकिता बैठे बैठे अपने लंबे हाथों की मदद से सारा काम बड़े ही आराम से कर लेती है और देखते ही देखते 9 महीने बीत जाते हैं और अंकिता एक बहुत ही प्यारी बच्ची को जन्म देती है। पर लंबे हाथ होने की वजह से अंकिता अपनी बच्ची को ना तो दूध पिला पाती है ना ही गोद में लेकर खिला पाती है। किशन जी, दीदी देखो ना, लंबे हाथों की वजह से मैं अपनी बच्ची को सही से ना ही गोद ले पा रही हूँ और ना ही उसे दूध पिला पा रही हूँ। अगर इन लंबे हाथों की वजह से मेरी बच्ची दुख में रहेगी तो क्या फायदा इन हाथों का, मुझे नहीं चाहिए ऐसे लंबे हाथ। इस तरह से लाचार अंकिता अपने लंबे हाथों की वजह से अपनी बच्ची को सही से प्यार भी नहीं कर पाती और सारा प्यार उस बच्ची को राधा देती है।
कुछ दिनों बाद वही बुढ़िया दोबारा किशन के घर आती है। उस बुढ़िया को देखते ही अंकिता फूट फूट कर रोने लगती है। अम्मा, मुझे लंबे हाथ नहीं चाहिए। इन लंबे हाथों की वजह से मैं अपना सारा काम तो कर लेती हूँ, लेकिन मैं अपनी बच्ची को बिल्कुल भी प्यार नहीं दे पा रही। लगता है अब तुम दोनों को समझ आ गया है कि आलस करना कितनी बुरी चीज है, और भगवान हमें जो देता है बहुत ही सोच समझ कर देता है। अगर उन्होंने हमें 2 हाथ दिए हैं तो इसके पीछे कारण है, कारण। पर कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और तुम दोनों ही अब आलस त्यागना चाहती हो। और अंकिता, तुम अपने पहले जैसे हाथ चाहती हो, इसीलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे हाथ फिर से पहले की तरह हो जाएं। और मैं यही देखने के लिए आई थी कि तुम्हें अकल आई या नहीं। इस तरह से अंकिता के हाथ फिर से पहले की तरह हो जाते हैं और बुढ़िया वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद राधा अपनी सौतन अंकिता के साथ मिलकर काम करने लगती है और वो दोनों अपना सारा आलस त्याग देती हैं। सपना और निकिता दोनों ही सगी बहनें थी, पर सपना जितनी भोली मासूम थी, निकिता उतनी ही तेज। क्योंकि सपना और निकिता के माँ बाप गरीब थे, इसलिए वो दोनों अपनी दोनों में से किसी एक ही बेटी को पढ़ा पाते हैं। बहुत जल्द दोनों बहन की एक ही घर में शादी होने वाली थी। ऐसे ही एक दिन सपना की माँ उससे कहती है, सपना बेटी, तू और निकिता दोनों बहनें हैं। अब बहुत जल्द तुम दोनों बहन का एक ही ससुराल होने वाला है। अब तुम दोनों बहनों को अपना और अपने ससुराल वालों का ख्याल रखना है। और सपना बेटा, तुझ पर तो दो जिम्मेदारी हैं। अपने ससुराल के साथ अपनी और अपनी नकचड़ी और घमंडी बहन का ख्याल भी तुझे ही रखना है, ताकि ससुराल में उसे किसी तरह की परेशानी ना हो। माँ, हम सब जानते हैं, और वैसे भी अगर आप नहीं भी कहती तो भी हम अपने ससुराल में अपनी छोटी बहन का ख्याल रखते। अब इसी तरह से देखते देखते बहुत जल्द सपना और निकिता की शादी हो जाती है। शादी के बाद सपना एक जिम्मेदार बहू बनती है, तो वहीं दूसरी ओर निकिता अपनी सास रमा की लाडली बहू। क्योंकि निकिता सुंदर के साथ साथ पढ़ी लिखी भी थी, पर सपना ना तो सुंदर थी और ना ही ज्यादा पढ़ी लिखी। पर फिर भी रमा के बेटे ने सपना को अपनी बीवी के लिए चुना था। ऐसे ही एक दिन सपना रसोई घर में काम कर रही होती है और तभी वहाँ उसकी बहन निकिता आती है। दोनों बहनों को एक साथ देख रमा निकिता से कहती है, कहने को तो तुम दोनों बहनों का एक ही ससुराल है, पर फिर भी तुम दोनों बहनें अपने ससुराल को अलग अलग तरीके से संभालती हो। जहाँ एक बहन नौकरानी की तरह है, तो दूसरी बहन मेरी प्यारी निकिता बहू, जो मेरी सुंदर बहू के साथ मेरी लाडली भी है। माँ जी, ये तो आपका बड़प्पन है जो आप मुझसे इतना प्यार करती हैं, वरना बाकी की सासें तो अपनी बड़ी बहू से प्यार करती हैं। अरे निकिता बहू, मैं भी अपनी बड़ी बहू से प्यार करती अगर वो तेरी जितनी सुंदर और तेज होती, पर मेरी बड़ी बहू तो बदसूरत है, गवार है। पता नहीं क्या देखकर मेरे बेटे ने इससे शादी करने की जिद की और इससे शादी कर ली। अब क्या कर सकते हैं माँ जी, हर किसी की पसंद मैं तो नहीं बन सकती ना। निकिता अपनी सास के साथ मिलकर अपनी सगी बहन का मजाक बनाती है, पर फिर भी सपना कुछ नहीं कहती। अब इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन जब सपना के घर के काम कर रही होती है, तो निकिता जानबूझकर घर में चप्पल पहनकर आ जाती है और पूरा घर गंदा कर देती है। जिस पर सपना निकिता से कहती है, अरे निकिता, तुम कब सुधरोगी? अब तुम बड़ी हो गई हो। देखो, मैंने अभी पोंछा लगाया था और तुम गंदी सैंडल लेकर घर में घुस गई। हाँ, गंदी सैंडल लेकर आई हूँ घर में तो। निकिता, तू अपनी बड़ी बहन से कैसे बात कर रही है? तूने ये पूरा फर्श गंदा कर दिया है। पता है घर के काम करने में कितनी मेहनत लगती है? अगर घर में काम करने में मेहनत लगती है तो मेहनत करो ना, मैं भी तो मेहनत ही कर रही हूँ ना बाहर नौकरी करके। मैं भी तो इस घर में पैसे देती हूँ, पर तुम क्या करती हो? मुफ्त की बस रोटियाँ तोड़ती हो। तुम जैसी लड़कियों को क्या मालूम कि बाहर जाकर पैसे कैसे कमाए जाते हैं। इतना बोलकर निकिता वहाँ से चली जाती है। अपनी बहन की ऐसी बातें सुनकर सपना की आंखों से आंसू आ जाते हैं और ये सब कुछ सपना का पति अशोक देख लेता है और सपना से कहता है,
सपना आखिर तुमने निकिता को जवाब क्यों नहीं दिया? जिस बहन के लिए तुम अनपढ़ रही, जिस बहन के लिए तुमने मुझसे रिक्वेस्ट की और मुझसे शादी की, वही बहन तुम्हें इज्जत नहीं देती? उसे सच क्यों नहीं बता देती? मैं उसे सच नहीं बता सकती। अगर मैंने उसे सच बताया तो वो कभी मेरे सामने नजर नहीं उठा पाएगी, और मैं नहीं चाहती कि मेरी बहन मुझसे नजरें चुरा कर बात करे। इतना बोलकर सपना रोती हुई वहाँ से चली जाती है और बेचारा अशोक भी चाहकर कुछ नहीं कर पाता। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और निकिता अपनी बहन से नफरत करने लगती है। अब ऐसे ही एक दिन निकिता ऑफिस से घर आती है। उसके सर में दर्द होता है और जैसे ही सपना अपनी बहन का सर दबाती है, निकिता एक बार फिर सपना को भला बुरा कहने लगती है। आखिर सपना तुम्हारी दिक्कत क्या है? मुझसे दूर क्यों नहीं रहती तुम? घर में भी मेरे साथ मेरे पीछे पीछे साई की तरह रहती थी और मेरे ससुराल में भी मेरा साया बनकर मेरे साथ फिरती रहती हो। निकल जाओ मेरे कमरे से। मुझे ना तुम जरा भी पसंद नहीं हो। मुझे नहीं अच्छा लगता जब कोई मुझे अनपढ़ की बहन बुलाता है, इसलिए अनपढ़ वाली जिंदगी जीना बंद करो और अनपढ़ की तरह बनकर रहना बंद करो और मुझसे दूर रहो। पर निकिता, मैं तो सच में अनपढ़ हूँ। मुझे तो तुम्हारी तरह पढ़ना लिखना ही नहीं आता, और ना मैं तुम्हारी जितनी सुंदर हूँ। पर हाँ, मुझे खुशी इस बात की है कि तुम्हारी जेठानी मैं हूँ। तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत हो तो बेझिझक मुझसे बात करना। कभी ये मत सोचना कि मैं जेठानी बनकर तुम पर रोक टोक करूंगी। मैं हमेशा तुम्हारी बड़ी बहन बनकर तुम्हारी मदद करूंगी। इतना बोलकर एक बार फिर सपना उदास होकर निकिता के कमरे से चली जाती है। ये सब देखकर अशोक को बहुत दुख पहुंचता है। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। तो वहीं दूसरी ओर रमा भी सपना को परेशान करने के लिए जानबूझकर उसके कमरे के दरवाजे पर तेल गिरा देती है। पर सपना से पहले अशोक कमरे में जाता है और उसका पैर फिसल जाता है, जिस वजह से अशोक के कमर में काफी चोट लग जाती है और उसकी कमर की हड्डी टूट जाती है। पता नहीं सपना ये किसकी हरकत है, पर मुझे तुम्हारी बहन पर शक है, क्योंकि वो तुमसे नफरत करती है। मैं मानती हूँ कि मेरी बहन मुझसे नफरत करती है, पर वो इस तरह की हरकत नहीं कर सकती। मुझे डर है कि कहीं ये हरकत माँ जी की तो नहीं। अपना नाम सुनकर रमा डर जाती है और रोने लगती है और रोते हुए अपने बेटे से कहती है, माफ कर दे बेटा, बहू सच कह रही हूँ। ये सब मैंने ही किया है, क्योंकि मुझे सपना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं नहीं चाहती थी कि तू सपना बहू से शादी करे, क्योंकि वो अनपढ़ है। पर पता नहीं क्यों तूने इतनी अच्छी लड़कियों को छोड़कर इस अनपढ़ से शादी की। बस इसीलिए सपना बहू को परेशान करने के लिए मैंने ये सब किया, पर इसकी सजा मुझे भगवान ने दे दी। माँ, आपने सुना होगा माँ बाप के किए की सजा अक्सर बच्चा ही भुगतता है। और निकिता, तुम अपनी जिस बहन को अनपढ़ बोलती हो, जैसे अपनी बहन कहने से कतराती हो, उस बहन ने तुम्हारे लिए अपनी पढ़ाई का बलिदान दिया। बस तुम्हारे लिए उसने मुझसे सौदा किया और शादी की, ताकि वो तुम्हारे आसपास रह सके और तुम्हारे गुस्से को सह सके, ताकि तुम अपने ससुराल में गुजारा कर सको। और अगर तुमसे कोई गलती हो तो वो तुम्हारी गलती को अपने सर ले सके। मुझे तो शादी ही नहीं करनी थी, पर जब मैंने देखा कि सपना तुमसे इतना प्यार करती है तो मुझे तुम्हारी बहन से प्यार हो गया। पर तुम न जाने कैसी बहन हो जो आंख पर पट्टी बांधे बैठी हो। इतना बोलकर अशोक सबसे नाराज हो जाता है और रमा को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो सपना से माफी मांगती है और फिर कभी उसे परेशान करने की नहीं सोचती। तो वहीं दूसरी ओर जब निकिता देखती है कि हर कदम पर उसकी बहन उसके साथ है, तो उसे भी अशोक की बातों पर विश्वास हो जाता है और वो भी अपनी बहन के लिए अपना नजरिया बदल देती है।